हेलो फ्रेंड्स, आज आपके साथ में एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस 2016 का पेपर डिस्कस करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट क्वेश्चन। डैश इन वैल्यूज प्रोसेसिंग ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन एन एरे वन बाय वन। हमें एक एरे में सभी एलिमेंट्स को वन बाय वन प्रोसेस करना है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली। फर्स्ट ऑप्शन है इंसर्शन, सेकंड सर्चिंग, थर्ड मर्जिंग एंड फोर्थ है ट्रेवर्सिंग। इंसर्शन में तो हमारे पास अगर सपोज 5 एलिमेंट का एक एरे है, 1 2 3 4 5 एलिमेंट का एरे है। सपोज मुझे किसी भी पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट कराना है, तो मैं पर्टिकुलर पोजीशन पे जाके वहां पर उस एलिमेंट को इंसर्ट करा दूंगा। तो इस ऑप्शन में मुझे एलिमेंट को प्रोसेस नहीं करना है, हर एक एलिमेंट को मुझे एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक वैल्यू को इंसर्ट करना है। सेकंड ऑप्शन है सर्चिंग। सर्चिंग में मुझे एक एलिमेंट को सर्च करना है, और वो एलिमेंट आपका किसी भी पोजीशन पे हो सकता है, फर्स्ट पोजीशन पे भी हो सकता है, मिडल में भी हो सकता है और लास्ट में भी हो सकता है। अगर वो लास्ट में होगा तो वो आप हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करोगे तो जाके आप लास्ट में पहुंचोगे, मगर ऐसा हर केस में नहीं होता। वो एलिमेंट आपका मिडल में भी हो सकता है, तो आप सिर्फ उससे पहले एलिमेंट को प्रोसेस करोगे, सभी को नहीं करोगे। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट रहेगा। मर्जिंग ऑप्शन थर्ड आपका जो है, इसमें हम लोग दो एरे को आपस में, अगर हमें एक सिंगल एरे में कन्वर्ट करना है तो उस केस में हम लोग मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। तो ये भी जो आपका ऑप्शन है ये इनकरेक्ट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन जो है ट्रेवर्सल। ट्रेवर्सल में हमें हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना है और उसको डिस्प्ले कराना है। मीन्स मुझे अगर इस एलिमेंट को डिस्प्ले कराना है वन बाय वन, तो मुझे हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करना पड़ेगा और उसको वन बाय वन उसको आउटपुट पे डिस्प्ले कराना पड़ेगा। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं ट्रेवर्सिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा फोर्थ, ट्रेवर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश फीचर्स फॉर रीयूजेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ क्लासेस। हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, उसमें हमें कुछ फीचर्स गिवन है। उन फीचर्स में से हमें ये बताना है कि भी हमारा कौन सा फीचर रीयूजेबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी का यूज करता है क्लासेस में। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हमें अगर एक ही कोड को अगर बार बार नहीं लिखना है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको इनहेरिटेंस के केस में हम लोग उसको उस कोड को बार बार रीयूज कर सकते हैं विदाउट एनी राइटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा थर्ड, इनहेरिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू स्टोर इन द मेमोरी ऑफ ए वेरिएबल इज कॉल्ड इट्स आर वैल्यू, एल वैल्यू, डी वैल्यू एंड वेयर वैल्यू। इसमें जो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है आपके फोर्थ एंड थर्ड। डी वैल्यू और वेयर वैल्यू कोई भी नहीं होती, सिर्फ हमारे पास आर वैल्यू होती है और एल वैल्यू होती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है, आर वैल्यू बेसिकली हम लोग जब भी कोई वेरिएबल को वैल्यू असाइन कराते हैं तो उसको हम लोग आर वैल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज अगर मुझे एक्स में 1000 वैल्यू इनिशियलाइज करानी है, तो ये बेसिकली आपकी आर वैल्यू में इंसर्ट होगी। एल वैल्यू बेसिकली क्या है कि अगर मुझे स्ट्रक्चर में, यूनियन में और पॉइंटर्स में और आइडेंटिफायर्स में अगर वैल्यूज को असाइन कराना है, तो मैं उसको एल वैल्यू के थ्रू असाइन कराऊंगा। आर वैल्यू बेसिकली आपकी जो होती है कि जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू होती है, अगर आप किसी को असाइन कराते हो तो उसको हम लोग आर वैल्यू बोलते हैं। इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि अगर आप किसी वेरिएबल को वैल्यू स्टोर कराते हो मेमोरी में, तो वो कौन सी वैल्यू होती है, उसको हम लोग आर वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम शोज डैश ऑपरेटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा कंडीशनल ऑपरेटर। कंडीशनल ऑपरेटर आपके पास इस तरह से दो हम लोग सिंबल्स यूज करते हैं, और इसको हम लोग टर्मिनेटरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट पार्ट आपका कंडीशन होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पर आपका ट्रू स्टेटमेंट होगी, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स होगी तो आपकी यहाँ पर फॉल्स स्टेटमेंट होगी। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन ऑपरेटर में, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशनल ऑपरेटर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एसक्यूएल कमांड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका क्लोज आएगा। क्लोज बेसिकली क्या है कि भी अगर आपको कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो उसको हम लोग क्लोज वाले पार्ट में हम लोग डिफाइन करते हैं। तो कंडीशन चेकिंग के लिए हम लोग मेनली वेयर क्लोज का यूज करते हैं, हैविंग क्लोज का यूज करते हैं। तो यहां पर वही दिया हुआ है कि एसक्यूएल कमांड कंसिस्ट ऑफ वन और मोर लॉजिकल डिस्टिंक्ट पार्ट कॉल्ड। तो यहां पर लॉजिकली जो आपका डिस्टिंक्ट कर रहा है एसक्यूएल कमांड को,
तो उसको हम लोग बोल रहे हैं क्लोज कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरलिंकिंग मीन्स लिंकिंग। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा डिफरेंट डॉक्यूमेंट, कि अगर आपको डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स को आपस में लिंक करना है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरलिंकिंग। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि इंटर और इंट्रा। इंट्रा में बेसिकली क्या है कि अगर आप सेम चीज को या विद इन द पार्ट या विद इन द ब्लॉक अगर आप उसको यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग इंट्रा बोलते हैं। अगर आपको आउटसाइड द ब्लॉक अगर हम लोग उसको एक्सेस करें तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटर। तो यहां पर भी वही है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, उन दोनों डॉक्यूमेंट्स को अगर हम लोग मर्ज कर रहे हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरलिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका पहला फंक्शन है मेमोरी मैनेजमेंट, तो ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। उसके बाद है डिस्क मैनेजमेंट, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। फाइल मैनेजमेंट, ये भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन फंक्शन है। नेक्स्ट है आपका वायरस प्रोटेक्शन, ये आपका, क्योंकि हमें यहाँ पर नॉट ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है तो ये जो ऑप्शन होगा ये आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ये आपका जो वायरस प्रोटेक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली आपका एंटी वायरस का पार्ट है। कि अगर आपको अपने सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट करना है तो हमें एंटी वायरस सॉफ्टवेयर जो होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं, उनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे हम लोग अपने सिस्टम को वायरस से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ हमारे पास 4 जनरेशन दी हुई है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने आईसीस का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। फोर्थ जनरेशन में हम लोगों ने माइक्रोप्रोसेसर का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें हम लोगों ने जो हमारी माइक्रो कंट्रोलर चिप्स होती है उसका यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और एआई जो है हमारी वो फिफ्थ जनरेशन में ही स्टार्ट हो गई थी। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर की जो फिफ्थ जनरेशन है उसमें हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा आपका फिफ्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश क्लोज अलाउ सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम्स। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑर्डर बाय। ऑर्डर बाय का मतलब है कि अगर आपको अपने रिजल्ट को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको उसको शो कराना है तो उसके लिए हम लोग ऑर्डर बाय क्लोज का यूज करते हैं। वेयर बेसिकली हम लोग कंडीशन के लिए यूज कर रहे हैं। डिस्टिंक्ट हमारा जो यूनिक अगर हमें किसी को शो कराना है तो उसके लिए हम लोग डिस्टिंक्ट करते हैं। ऑल या एनी बेसिकली हम लोग हैविंग के लिए, हैविंग क्लोज के लिए यूज करते हैं। मगर हमारे क्वेश्चन में क्या है कि अलाउज सॉर्टिंग ऑफ क्वेरी रिजल्ट बाय वन और मोर कॉलम। तो यहाँ हमें सॉर्टिंग करनी है तो सॉर्टिंग हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, डिसेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है, और ये आपकी ऑर्डर बाय क्लॉज के थ्रू ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश प्रोग्रामिंग स्टाइल इन ए सिंगल एंट्री सिंगल एग्जिट प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग। जो आपकी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग होती है उसमें आपका एक पॉइंट जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल एंट्री पॉइंट और सिंगल एग्जिट पॉइंट। तो इस टाइप की प्रोग्रामिंग को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। अगर आपने मेन सी प्रोग्राम भी किया होगा तो उसमें हम लोग मेन प्रोग्राम से उस प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद जब आपका वो कंप्लीट हो जाता है तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम लोग क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आप इस मेन प्रोग्राम में एंटर कर रहे हो तो इसका जो एंट्री पॉइंट है वो एक ही पोजीशन पे है। यहाँ से आप इस कर्ली ब्रैकेट से आप एंटर कर रहे हो और इस कर्ली ब्रैकेट क्लोज से आप उससे एग्जिट कर रहे हो। तो एक भी पॉइंट आपका एंट्री का है और एक ही पॉइंट आपका एग्जिट का है। तो इसको हम लोग स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग C++ प्रोग्राम। हमारे पास यहाँ पर एक C++ का प्रोग्राम है, इसकी हमें आउटपुट बतानी है। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर C++ की जो मेन हेडर फाइल होती है इनपुट एंड आउटपुट फंक्शन की iostream.h को इंक्लूड किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक वेरिएबल है x, इसको हम लोगों ने 7 इंटीजर वैल्यू से इनिशियलाइज किया हुआ है और यहाँ पर इसको हम लोगों ने इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने फंक्शन प्रोटोटाइप स्टेटमेंट दी हुई है। यहाँ पर हम लोगों ने दो फंक्शन बनाए हैं, शो एक्स और शो एक्स अगेन।
उसके बाद यहाँ पर एक मेन फंक्शन बनाया हुआ है जिसमें हम लोगों ने इस शो एक्स फंक्शन को कॉल किया हुआ है। तो जैसे ही आप कॉल करोगे तो आपका जो कंट्रोल है इस शो एक्स फंक्शन की डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर आपने इस एक्स को लोकल डिक्लेयर किया हुआ है 34 वैल्यू से, और उसके बाद यहाँ पर आपने उस x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो, और उसके बाद यहाँ पर प्लस प्लस हो रहा है, मीन्स यहाँ पर आपका पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है। प्री और पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है कि अगर आप प्री इंक्रीमेंट में वैल्यू असाइन करने से पहले उसको इंक्रीमेंट करोगे, पोस्ट इंक्रीमेंट का मतलब है वैल्यू असाइन होने के बाद वो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर पहले वो इस x की वैल्यू को प्रिंट कराएगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट होगा। तो यहाँ पर ये x बेसिकली जो लोकल वैल्यू आपने x की डिक्लेयर की हुई है उसको आप शो कराओगे। शो कराने के बाद यहाँ पर आपका 34 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जब अगर आप नेक्स्ट उसमें जाओगे तो आपका यहाँ पर इंक्रीमेंट हो जाएगा x की, जो कि हो जाएगा 35। अगर आप इस स्टेटमेंट के बाद एक और सी आउट स्टेटमेंट लगाते हो और उसमें आप x की वैल्यू को प्रिंट कराते हो तो वहां पर आपका 35 प्रिंट होगा। तो यहाँ से आपका ये जो कंट्रोल है ये वापस रिटर्न होगा उस फंक्शन से जहां से इसको कॉल किया था। उसके बाद फिर दोबारा से आप इस सेम फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका कंट्रोल फिर दोबारा से शो एक्स फंक्शन पे ट्रांसफर होगा। यहाँ पर फिर दोबारा से आप इस x की वैल्यू जो आपकी प्रीवियस x की वैल्यू 35 थी, यहाँ पर आप दोबारा से उस x की लोकल वैल्यू को ही यूज करोगे जो कि दोबारा से आपने 34 से असाइन कर दिया। तो यहाँ पर 35 पे आपकी जो लोकल वैल्यू है वो दोबारा से ओवरराइट हो जाएगी, और इसको आप दोबारा से प्रिंट कराओगे तो आपकी आउटपुट पे 34 ही आएगा, और उसके बाद वहां पर आपका 35 हो जाएगा। फिर दोबारा से आपका कंट्रोल वापस इस फंक्शन पे ट्रांसफर होगा। इस फंक्शन पे ट्रांसफर होने के बाद आप शो एक्स अगेन फंक्शन को कॉल करोगे तो आपका कंट्रोल इसकी डेफिनेशन पे ट्रांसफर हो जाएगा, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो इस x की वैल्यू को प्रिंट करा रहे हो और उसके बाद उसमें पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हो। यहाँ पर आपने कोई भी x की वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो इस केस में यहाँ पर जो x की वैल्यू आपकी शो होगी वो आपकी ग्लोबल वैल्यू शो होगी जो आपने डिक्लेयर की हुई है। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू 7 प्रिंट होगी, और उसके बाद उसको इंक्रीमेंट कर देंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा। मगर आउटपुट पे अगर हम लोग वैल्यू चेक करें तो हमारे पास आउटपुट पे 34 एंड 7 वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका थर्ड 34 एंड 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, द शॉर्टकट की फॉर गो टू कमांड इन एमएस वर्ड इज। गो टू कमांड की शॉर्टकट की क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा F5। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्लैंक प्रोवाइड्स एन अल्टरनेट नेम फॉर स्टैंडर्ड टाइप्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो टाइप डेफ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, FTP यूजेस डैश नंबर ऑफ कनेक्शन फॉर ट्रांसफरिंग फाइल्स। FTP हमारा होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इसमें हम लोग जो आर्किटेक्चर यूज करते हैं वो क्लाइंट एंड सर्वर आर्किटेक्चर यूज करते हैं, क्लाइंट एंड सर्वर। तो उस केस में आपको मिनिमम 2 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है किसी फाइल को ट्रांसफर करने में, चाहे आप क्लाइंट से सर्वर पे ट्रांसफर कर रहे हो या सर्वर से क्लाइंट साइड पे अगर आपकी ट्रांसफर हो रही है तो आपके पास यहाँ पर 2 कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा 2। नेक्स्ट आपका है डैश नॉर्मल फॉर्म इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। हमारे पास यहाँ पर 3 नॉर्मल फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट NF बेसिकली आपका एटॉमिक वैल्यूज को यूज करता है। 2NF बेसिकली आपके जो पार्शियली डिपेंडेंसी है उसको आपने रिमूव करना है, रिमूव पार्शियली डिपेंडेंसी। और जो थर्ड नॉर्मल फॉर्म होती है वो आपकी ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी पे बेस्ड है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा थर्ड नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद द डेवलपमेंट ऑफ। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो हमारा थर्ड जनरेशन है उसमें हम लोगों ने आईसीस का यूज करना स्टार्ट कर दिया था। वैक्यूम ट्यूब हम लोग फर्स्ट जनरेशन में यूज कर रहे थे, ट्रांजिस्टर हम लोग सेकंड जनरेशन में यूज कर रहे थे, आईसीस हम लोग थर्ड जनरेशन में यूज कर रहे थे, और माइक्रोप्रोसेसर हम लोग फोर्थ जनरेशन में यूज कर रहे थे। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा आईसीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश यूजेस लॉजिकल एड्रेसेस।
ब्रिज आपका डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, जो कि मैक एड्रेस या हम लोग ये बोल सकते हैं फिजिकल एड्रेस को यूज करता है। रिपीटर जो है वो आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है, जिसमें कोई भी आप एड्रेस का यूज नहीं करते हो। जो राउटर जो है वो आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, और उसमें जो आपका लॉजिकल एड्रेस है जिसको हम लोग आईपी एड्रेस बोलते हैं, उस एड्रेस को यूज करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आपका राउटर। फ्रॉम वेयर द टाइमिंग ऑफ फॉर ईच ऑब्जेक्ट इन ए प्रेजेंटेशन इज सेट। अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन की टाइमिंग को सेट करना है तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा आपका, वो आएगा आपका स्लाइड शो कस्टम एनिमेशन के थ्रू हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन में हम लोग टाइमिंग को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एसक्यूएल कमांड अलाउज टू मेक क्वेरीज ऑन द डाटाबेस। यहाँ पर आपके पास 4 कमांड है, सिलेक्ट, क्रिएट, ड्रॉप एंड डिलीट। डिलीट से हम लोग किसी भी टेबल को डिलीट करना है तो हम लोग डिलीट कमांड का यूज करते हैं। अगर आपको डाटाबेस को डिलीट करना है तो उसके लिए हम लोग ड्रॉप कमांड का यूज करते हैं। क्रिएट कमांड में अगर आपको कोई रो की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है तो उसके लिए हम लोग क्रिएट कमांड का यूज करते हैं। सिलेक्ट कमांड का क्या है कि अगर आपको डाटाबेस से कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कराना है तो उसके लिए हम लोग सिलेक्ट कमांड का यूज करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो सिलेक्ट कमांड आएगा। सिलेक्ट कमांड हम लोग डाटाबेस पे क्वेरीज लगा के, जिसमें हम लोग कंडीशन स्पेसिफाई करके, जो और भी हमारे पास जो क्लोज होते हैं उनका यूज करके हम लोग डाटाबेस में क्वेरीज को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्रांसमिशन मीडियम यूज इन लैन इज। हम लोग लैन जो इस्टेब्लिश करते हैं उसमें हम लोग कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग कोएक्सियल केबल यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग जब भी लैन इस्टेब्लिश करते हैं तो वो इकोनॉमिकली भी हमारे बजट को सूट करे, तो इसलिए हम लोग कोएक्सियल केबल को ज़्यादा यूज करते हैं। क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर जो है इसका जो डाटा रेट है वो हाई होता है, मगर इसकी जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंसिव होती है। माइक्रोवेव और सैटेलाइट उससे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एंट्री कंट्रोल लूप। हमारे पास यहाँ पर हमारे पास 2 लूप दिए हुए हैं, फॉर लूप एंड डू व्हाइल लूप। क्योंकि इफ देन जो आपकी स्टेटमेंट होती है वो आपकी कंट्रोल स्टेटमेंट होती है, केस भी आपकी स्टेटमेंट होती है। तो यहाँ पर आपके पास 2 एंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, जो कि होते हैं आपके फॉर एंड व्हाइल, और एक जो होता है आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, जो कि होता है आपका डू व्हाइल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 4, क्योंकि हम लोग फॉर एंड व्हाइल लूप को स्टार्टिंग में ही उसकी कंडीशन को चेक करके, अगर वो कंडीशन ट्रू होगी तो ही हम लोग उस लूप के अंदर एंटर करेंगे, अदरवाइज हम लोग उस लूप के अंदर एंटर नहीं करेंगे। मगर डू व्हाइल में क्या है कि डू व्हाइल स्टेटमेंट में हम लोग जो कंडीशन होती है उसको लास्ट में चेक करते हैं, तो वो एक तरह से आपका एग्जिट टाइम पे आपकी कंडीशन चेक हो रही है, तो इसलिए हम लोग उसको एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द wrapping ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डाटा इनकैप्सुलेशन। क्योंकि डाटा इनकैप्सुलेशन की जो डेफिनेशन है ये डायरेक्ट यही है, द wrapping ऑफ डाटा एंड फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड। हम लोग डाटा और जो फंक्शन को अगर एक यूनिट में रैप कर दें तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन बेसिकली आपका क्या होता है कि जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको उसको आउटसाइड वर्ल्ड से हाइड कराना है तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो डाटा इनकैप्सुलेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन इज कॉल्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका कार्डिनलिटी आएगा। अगर हमें यहाँ पर रोज की जगह एट्रीब्यूट दिया होता तो उस केस में जो आपका करेक्ट आंसर आता है डिग्री। डोमेन बेसिकली क्या है कि अगर आपको यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एन एट्रीब्यूट इन ए टेबल, अगर आपको एक यूनिक वैल्यूज अगर आपको स्पेसिफाई करनी है तो उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं डोमेन। अगर हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें कि जो हमारी एज है उस एज में हम लोग 10 से लेके 50 तक ही वैल्यूज को एंटर कराएंगे, या हम लोग यहाँ पर स्पेसिफाई कर दें कि जो आपका मटेरियल स्टेटस होता है, जिसमें हम लोग यहाँ पर करते हैं कि मैरिड है या अनमैरिड है या डिवोर्सी है
तो ये बेसिकली आपका क्या डिफाइन कर रहा है, ये आपका डोमेन बता रहा है इस मटेरियल स्टेटस का, कि आपने कुछ यूनिक वैल्यू स्पेसिफाई की हुई है जिनको हम अपने टेबल में यूज करते हैं। रेंज बेसिकली क्या है कि आपने कोई एक स्पेसिफिक रेंज डिफाइन कर दी, उसको हम लोग रेंज बोलते हैं। मगर यहाँ पर हमें नंबर ऑफ रोज इन ए रिलेशन इज कॉल्ड, तो उसका करेक्ट आंसर है आपका कार्डिनलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ चार्ट्स कैन एक्सेल प्रोड्यूस। हमारा जो एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसमें हम लोग कौन कौन से टाइप के चार्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो पहला है आपका लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट। हम लोग लाइन ग्राफ को और पाई चार्ट को यूज करते हैं, मगर यहाँ पर लिखा हुआ ओनली, तो हम लोग इन दोनों चार्ट को तो यूज करते ही हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है लाइन ग्राफ ओनली, तो ये भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड है आपका बार चार्ट, लाइन ग्राफ एंड पाई चार्ट, तो इसमें हम लोग यहाँ पर ओनली नहीं दिया हुआ, तो ये आपका करेक्ट हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है बार चार्ट एंड लाइन चार्ट, लाइन ग्राफ ओनली, तो यहाँ पर भी ओनली है, तो ये भी गलत है। मगर जो थर्ड ऑप्शन है ये आपका करेक्ट लग रहा है, क्योंकि इसमें हमारे पास ओनली नहीं है, हम लोग इतने सारे चार्ट या ग्राफ को यूज कर सकते हैं एक्सेल पावर पॉइंट में। नेक्स्ट है आपका डैश इज एन यूनिवर्सल गेट। आपको पता है यूनिवर्सल गेट आपके पास दो होते हैं, नोर और नैंड। तो यहाँ पर नैंड गेट दिया हुआ है, तो ये आपका यूनिवर्सल गेट होता है। यूनिवर्सल गेट नोर एंड नैंड गेट को हम लोग इसलिए बोलते हैं कि इन दोनों गेट से हम लोग कोई भी सिंपल गेट को क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास सिंपल गेट कौन कौन से होते हैं, एक तो एंड होता है, और होता है, और नोट होता है। हम लोग इन दोनों गेट से कॉम्बिनेशन बना के, सर्किट कॉम्बिनेशन, हम लोग ये तीनों गेट को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर्स इज यूज टू रिप्लेस स्ट्रेट कोड्स विद स्मार्ट कोड्स व्हाइल टाइपिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑटो फॉर्मेट। ऑटो फॉर्मेट से हम लोग किसी भी स्ट्रेट कोड को स्मार्ट कोड में टाइपिंग के दौरान चेंज कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा ऑटो फॉर्मेट। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज। तो हमारे पास यहाँ पर यूनिकास्ट दिया हुआ है। यूनिकास्ट का मतलब है कि आप वन सेंडर होगा और वन रिसीवर होगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिकास्ट। स्ट्रेट बेसिकली आपका वही कॉन्सेप्ट होता है सेंडर एंड रिसीवर का। रैंडम में आप कोई भी चूज करोगे कम्युनिकेशन के लिए, क्योंकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करना है तो हमें पता है कि भी किसके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है। हम लोग किसी के साथ भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं कर सकते हैं, तो रैंडम वाला गलत होगा, यूनिकास्ट वाला भी गलत है, और स्ट्रेट वाला भी गलत है। मल्टीकास्ट में क्या होता है कि हम लोगों को अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है तो हम लोगों के पास एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप में हमें पता है कि भी हमें अपने 3 फ्रेंड से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी है, तो हम लोग उसको तीनों के साथ हम लोग उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको ऐड करा सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट मीन्स कि हम लोग जब भी कोई अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हम लोगों ने एक फ्रेंड से स्टार्ट करी, तो उसके बाद अगर हमें और अपने फ्रेंड्स को ऐड करना है तो हम लोग यूनिकास्ट में कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग किसी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में या वीडियो चैटिंग में हम लोग उसको फर्दर अपने फ्रेंड्स को ऐड कर सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शन होता है, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मल्टीकास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच स्ट्रिंग लिटरेचर इज ऑटोमेटिकली एडेड विद ए डैश टर्मिनल कैरेक्टर। हमें किसी करेक्टर को टर्मिनेट करना है तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का यूज इस तरह से करते हैं, स्लैश और 0, इस तरह से हम लोग स्ट्रिंग टर्मिनेट की तरह उसको हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो चारों ऑप्शन है इसमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। तो जब ये आपका 2016 का पेपर हुआ था तो ये इसके 118 का जो एक्स्ट्रा मार्क्स मिले थे सभी को, क्योंकि यहाँ पर आपके स्लैश की जगह 1 डाला हुआ है। अगर यहाँ पर स्लैश 0 होगा तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश मीन unification of several otherwise distinct data files with data redundancy among those file partially or wholly eliminated। तो यहाँ पर हम लोग redundancy को चाहे वो partially हो चाहे wholly completely हो eliminate कर रहे हैं अपने डाटा फाइल से, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटेड डाटाबेस। इनकंसिस्टेंट बेसिकली अगर हम लोग किसी डाटा फाइल में या अपने डाटा में रिडंडेंसी को ऐड करते हैं तो उसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। मगर अगर हम लोग उसको उस रिडंडेंसी को पार्शली या कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें तो वो आपका इंटीग्रेटेड डाटाबेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द मेंबर ऑफ ए क्लास आर। एक्सेस स्पेसिफायर है
पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। जब भी आप सी प्लस प्लस में क्लास बनाते हो तो उसमें जो भी आपके वेरिएबल्स जो होते हैं, जब हम लोग उनको डिक्लेयर करते हैं तो वो आपके बाय डिफॉल्ट प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्राइवेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए प्रेजेंटेशन विच व्यू इज कॉल्ड टू एंटर स्पीकर कमेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा नोट्स पेज व्यू में हम लोग अपने स्पीकर के कमेंट्स को हम लोग व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट है डैश डाटा टाइप स्पेसिफाइज एन एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यूज। तो यहाँ पर डबल, करेक्टर एंड फ्लोट जो आपको डाटा टाइप दिए हुए हैं, इनकी कुछ एक स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, कुछ रेंज होती है, तो ये आपके एम्प्टी नहीं होते हैं। जो आपका वर्ड होता है ये आपका विदाउट एनी वैल्यू का होता है, कि जब हम लोग किसी फंक्शन से अगर कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करा रहे हैं, तो अगर कोई वैल्यू रिटर्न नहीं हो रही है तो ये void कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं एज ए डाटा टाइप। तो void बेसिकली आपका एम्प्टी सेट ऑफ वैल्यू होती है। अगर हम लोग फ्लोट की बात करें तो फ्लोट आपका मेमोरी में 4 बाइट्स लेता है और आपका ये 6 डेसिमल तक इसका प्रिसीशन होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है आपकी 1.2 एक्सपोनेंशियल -38 टू 3.4 एक्सपोनेंशियल +38। अगर हम लोग डबल की बात करें तो ये आपका 8 बाइट मेमोरी में लेता है, और इसकी जो प्रिसीशन होती है डेसिमल तक वो होती है आपकी 15 तक, और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 2.3 एक्सपोनेंशियल -3082 टू 1.7 एक्सपोनेंशियल +308 तक, और करेक्टर आपका -128 से लेके +127, या हम लोग ये कह सकते हैं 0 से लेके 255। तो इन डाटा टाइप्स की जो है वैल्यूज आपको स्पेसिफाई है, मगर जो वर्ड होता है वो एक नल एज ए डाटा टाइप हम लोग यूज करते हैं, तो करेक्ट आंसर आएगा वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एट्रीब्यूट इज यूज टू रीस्टार्ट द नंबरिंग इन एन ऑर्डर लिस्ट। अगर हमें कोई ऑर्डर लिस्ट में नंबरिंग स्टार्ट करनी है तो हम लोग टैग यूज करते हैं OL, और उसमें हम लोग टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोग जो भी स्पेसिफाई करेंगे, अगर हमें अपनी ऑर्डर लिस्ट 1 से स्टार्ट करनी है तो यहाँ पर हम लोग टाइप में 1 ले देंगे, तो हमारी 1 से ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग यहाँ पर स्मॉल a दे देंगे तो आपकी जो ऑर्डर लिस्ट है वो ABC तक आपकी ऐसे स्टार्ट हो जाएगी। अगर हम लोग कैपिटल A दे देंगे तो आपकी जो लिस्ट है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर टाइप जो आपका एट्रीब्यूट है, अगर हम लोग उसको स्पेसिफाई करते हैं तो वो आपकी ऑर्डर लिस्ट की नंबरिंग को रीस्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज नॉट अप्लाइड इन पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। हम लोग पैराग्राफ की जो फॉर्मेटिंग करते हैं उसमें हम लोग इंडेंट यूज करते हैं। इंडेंट मीन्स अगर आपके पास यहाँ पर पेज है तो अगर किसी पैराग्राफ में यहाँ पर आपको स्पेस देना है, इधर भी स्पेस देना है, तो उसको हम लोग इंडेंट बोलते हैं। लाइन स्पेस जो है, अगर हमारे पैराग्राफ की लाइंस में स्पेसिंग देनी है उसको हम लोग लाइन स्पेस बोलते हैं। जस्टिफाई का मतलब है कि अगर आपने एक पैराग्राफ बनाया हुआ है उसको आपने दो लेफ्ट और राइट साइड पे आपकी सेम अलाइनमेंट आए तो उसको हम लोग जस्टिफाई बोलते हैं। जो थर्ड ऑप्शन है फॉन्ट स्टाइल, तो वो आपकी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में नहीं आती है, ये बेसिकली आपकी स्टाइलिंग में आते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज करना है, जैसे एरियल रखना है, टाइम्स न्यू रोमन रखना है, तो उसको हम लोग फॉन्ट स्टाइल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक फॉर्मेटिंग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा थर्ड। डैश सिंबल इज यूज टू सी एवरी कॉलम ऑफ ए टेबल। अगर हमें यहाँ पर किसी भी टेबल के कॉलम्स को शो कराना है तो उसके लिए हम लोग स्टार का यूज करते हैं। जैसे हम लोग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, तो अगर हम लोग यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर देंगे स्टार का, तो उस टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं या जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी की सारी आपकी व्यू हो जाएगी। तो हम लोग स्टार ऑपरेटर से हम लोग हर एक टेबल के कॉलम को व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका द डैश एट्रीब्यूट स्पेसिफाई द URL ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट यू वांट टू लिंक। अगर हमें किसी डॉक्यूमेंट के URL से उसको लिंक करना है तो उसके लिए हम लोग H रेफरेंस का यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग यहाँ पर A जो हमारा एंकर टैग होता है उसमें हम लोग H रेफरेंस एक हमारा एट्रीब्यूट होता है। अगर हम लोग यहाँ पर उसमें URL एड्रेस स्पेसिफाई कर दें तो वो डॉक्यूमेंट उस URL से लिंक हो जाता है। यहाँ पर इमेज जो है ये एक टैग है, A जो है ये भी टैग है, SRC जो है ये आपका इमेज टैग में अगर हमें किसी इमेज का
पाथ देना है, अगर हमें उसे इमेज को शो कराना है और वो इमेज आपकी कहाँ स्टोर है, किस पाथ पे स्टोर है, तो उसका जो सोर्स है वो हम लोग इस src से देते हैं, मगर ये इमेज को लिंक नहीं करता। अगर हमें डॉक्यूमेंट को हाइपर लिंक देना है तो हमें href एट्रीब्यूट का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंस्ट्रक्टर विद नो आर्ग्यूमेंट, तो उसका करेक्ट आंसर आपका आएगा डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में आपका कंस्ट्रक्टर के आर्ग्यूमेंट नहीं हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, तो इस केस में आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आएगा डिफॉल्ट। पैरामीटराइज में आपके उस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स होंगे। कॉपी में क्या होगा कि अगर आपने एक कंस्ट्रक्टर को दूसरे में कॉपी करना है तो उसके लिए आप कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करोगे, मगर अगर आपको आर्ग्यूमेंट नहीं देने हैं उस कंस्ट्रक्टर में तो वो आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है। नेक्स्ट आपका है विच फाइल कीप्स कमांड टू एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टेड। जब भी हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली कौन सी कमांड आपकी रन होती है, वो होती है आपकी auto exec.bat कमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू इंसर्ट एन एक्सेल फाइल इनटू ए वर्ड डॉक्यूमेंट द डाटा आर प्लेस्ड इन वर्ड टेबल, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा हम लोग कोई भी डाटा को एम्बेड नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई लिंक नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसका हाइपर लिंक क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम लोग उस डाटा को एक्सेल फाइल से उस वर्ड डॉक्यूमेंट में प्लेस कर रहे हैं, इंसर्ट करा रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा प्लेस्ड इन वर्ड टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द SRS डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज कॉल्ड डैश स्पेसिफिकेशन, तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आपका ब्लैक बॉक्स आएगा। SRX डॉक्यूमेंट बेसिकली आपका क्या होता है कि ये यूजर होता है और जो डेवलपर होता है उनके बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि आपने यूजर की स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे वो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, और जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप हो जाता है तो उस केस में जो आप टेस्टिंग करते हो, हमारे पास दो टाइप की टेस्टिंग होती है, ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स। वाइट बॉक्स में क्या होता है कि भी आपके उस सॉफ्टवेयर के जो भी आपने कोडिंग करी होगी उसको आपको आइडिया होगा कि भी किस बेसिस पे वो रन करेगा, कैसे वो उसको एग्जीक्यूट करेगा, तो उसकी सारी नॉलेज आपकी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में होती है। मगर जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग होती है उसमें आपको सिर्फ इनपुट देनी है और उस इनपुट के बेसिस पे आपकी वो करेक्ट आउटपुट आनी चाहिए। इंटरनली कैसे वो एग्जीक्यूट कर रहा है वो आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं होता है, तो आप जब भी किसी फाइनल प्रोडक्ट को आप हैंड ओवर करते हो यूजर को, तो वो हमेशा आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के थ्रू ही आपका वो क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश परफॉर्म्स डाटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शंस, तो यहाँ पर आपका जो ब्रिज होता है ये आपका डाटा लिंक लेयर पे वर्क करता है, राउटर आपका नेटवर्क लेयर पे वर्क करता है, रिपीटर आपका फिजिकल लेयर पे वर्क करता है और एप्लीकेशन लेयर पे आपका गेटवे करता है। गेटवे बेसिकली आपका, अगर आपके पास दो प्रोटोकॉल्स हैं और वो दोनों प्रोटोकॉल आपके डिफरेंट हैं, ये आपका 1P प्रोटोकॉल है और ये आपका सपोज 2P प्रोटोकॉल, मीन्स ये प्रोटोकॉल अलग है, ये प्रोटोकॉल अलग है। अगर इन दोनों प्रोटोकॉल को आपस में ज्वाइन कराना है तो आप उसके लिए गेटवे का यूज करते हो, गेटवे डिवाइस का यूज करते हो। तो सपोज अगर आपका कोई पैकेट 1P से अगर आपको 2P पे मूव कराना है तो यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग अलग होगी, पैकेट की इसकी अलग होगी। तो जब वो पैकेट आपका गेटवे डिवाइस पे पाएगा तो वो चेक करेगा कि भी डेस्टिनेशन आपकी किसी और प्रोटोकॉल पे है, तो वो क्या करेगा उस पैकेट को उस सेकंड प्रोटोकॉल के बेसिस पे कन्वर्ट करेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटा ट्रांसलेशन एंड प्रोटोकॉल कन्वर्जन फंक्शन। तो वो आपका गेटवे डिवाइस के थ्रू ही आपका चेंज होता है। नेक्स्ट है व्हेन ए कंप्यूटर इज टर्न ऑन ए स्पेशल टाइप ऑफ एब्सोल्यूट लोडर कॉल्ड डैश इज एग्जीक्यूटेड, तो इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा बूटस्ट्रैप। नेक्स्ट, डैश ऑफ एन एलिमेंट शोज इट पोजीशन इन एन एरे, तो वो आपका आएगा इंडेक्स। आप जब भी कोई एरे क्रिएट करते हो तो उस एरे में हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, A0 एलिमेंट, A1 एलिमेंट, A2 एलिमेंट, A3 एलिमेंट और A4 एलिमेंट। तो यहाँ पर जब भी आप एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिफाइन करते हो तो इसको हम लोग वैल्यू को बोलते हैं इंडेक्स वैल्यू। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 ये जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये उस एरे की एलिमेंट की पोजीशन डिफाइन कर रहे हैं उस एरे में। तो ये जो इस स्क्वायर ब्रैकेट में है ये आपकी इंडेक्स वैल्यू है, ये उस एरे की एलिमेंट की पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। नेक्स्ट है आपका
HTTP इज ए कम्बिनेशन ऑफ FTP एंड वेब पेज नहीं हो सकता। अगर आपको कोई भी वेबसाइट बनानी है तो उसको हम लोग वेब पेजेस में क्रिएट करते हैं, जिसमें हम लोग HTML का यूज़ करते हैं, और भी हमारे पास लैंग्वेजेस होती हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसका यूज़ करके हम लोग वेब पेज क्रिएट करते हैं। वेब ब्राउज़र, जो आप वेब पेज क्रिएट कर रहे हो उनको अगर आपने रन करना है तो वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हो। उसके बाद है ईमेल। अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक मेल अगर आपको सेंड करनी है तो उसके लिए आप दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ करते हो, POP यूज़ करते हो। मगर यहाँ पर ये कह रहा है कि HTTP इज ए कम्बिनेशन ऑफ FTP एंड सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्योंकि जब भी आप कोई वेब ब्राउजर में जो वेबसाइट बनाते हो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू बनाते हो, तो उसमें आप FTTP और SMTP ये प्रोटोकॉल्स का यूज करके इस प्रोटोकॉल को आपने इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो आएगा SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Next, the process is properly defined. The database table to provide flexibility, minimize redundancy and data integrity is called. तो उसको हम लोग बोलते हैं डाटा नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन बेसिकली हम लोग क्यों यूज करते हैं कि हमें फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करना है, रिडंडेंसी को डिक्रीज करना है और इंटीग्रिटी को इंक्रीज करना है। तो इसके लिए हम लोग डाटा नॉर्मलाइजेशन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन ऑफ 430.25 ऑक्टल। हमें इसको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि आपका जो ऑक्टल है वो 2⁻³ मीन्स 3 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है। हेक्साडेसिमल 2⁴ मीन्स 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में होता है। तो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो हमें 3 बिट से 4 बिट कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इसको बाइनरी में चेंज करना पड़ेगा। तो बाइनरी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 बिट्स की कॉम्बिनेशन में चेंज करना पड़ेगा। तो 0 का होगा 000, 3 का होगा 011, 4 का होगा 100 और 25 का होगा 010 और 101। तो जब हम लोग इसको 4 बिट्स के पेयर में करेंगे तो डेसिमल के लेफ्ट साइड से हम लोग इस डायरेक्शन से करेंगे और डेसिमल के राइट हैंड डायरेक्शन में हम लोग इस तरह के 4 के पेयर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट पेयर बन गया, उसके बाद सेकंड पेयर बन गया, उसके बाद यहाँ पर आपका 1 रह जाएगा। इस 1 में हम लोग 3 एक्स्ट्रा जीरोस ऐड कर देंगे, क्योंकि 0 ऐड करने से कोई भी इसके रिजल्ट में चेंज नहीं आएगा। तो आपके 3 पेयर बन गए। तो इसको जब हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो इसका आएगा 1 1 एंड 8 डॉट। अब यहाँ पर हम लोग पेयर बनाएंगे तो ये आपका यहाँ तक बनेगा एक पेयर। उसके बाद यहाँ पर राइट हैंड में 0 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी आएगी 4 + 1 5 और यहाँ पर आएगा आपका 4। तो इसका करेक्ट आंसर जो आएगा आपका वो आएगा आपका 11854। नेक्स्ट आपका आएगा इन डैश इंसर्शन टेक प्लेस एट द रियर एंड। हम लोग रियर एंड में कौन सा इंसर्शन करते हैं, किस में करते हैं। सॉर्ट में तो हम लोग किसी भी एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग डिस्प्ले कराएं तो उसको सॉर्ट बोलते हैं। स्टैक में हम लोगों को सिर्फ टॉप साइड पे इंसर्शन और टॉप साइड पे डिलीशन कराना है तो हम लोग स्टैक का यूज करते हैं। लिंक लिस्ट में अगर हमें रैंडम एलिमेंट्स को डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को आपस में ज्वाइन कराना है तो हम लिंक लिस्ट का यूज करते हैं। क्यू जो होता है, क्यू हमारा क्या होता है, इस तरह से होता है। इसमें आपके 2 एंड होते हैं, एक तो आपका फ्रंट एंड होता है, और एक होता है आपका रेयर एंड। तो हम लोग फ्रंट एंड पे हमेशा डिलीशन करते हैं और जो आपका रेयर एंड होता है उसमें हम लोग इंसर्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल हम लोग अगर हम लोग क्रिएट करते हैं, अगर किसी टिकट काउंटर पे अगर हम लोग क्यू क्रिएट करते हैं तो अगर कोई नया पर्सन आएगा तो वो आपका लास्ट में ऐड होगा और जैसे जैसे वो टिकट लेके जाता रहेगा तो आपका वो स्टार्टिंग पोजीशन से लेके जाएगा और नया कुछ ऐड होगा तो वो उसके सबसे लास्ट में ऐड ऑन होता रहेगा। तो वो क्यू का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम लोग 2 एंड लेते हैं, फ्रंट एंड एंड रेयर एंड। फ्रंट एंड से हम लोग डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं और रेयर एंड से हम लोग इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो कैन बी स्टॉप बाय प्रेसिंग डैश की। तो आप एस्केप बटन से अगर आप प्रेस करोगे तो आपका जो स्लाइड शो है वो आपका स्टॉप हो जाएगा।
नेक्स्ट है डैश कंस्ट्रेंट इंश्योर दैट नो टू रोज हैव सेम वैल्यू इन स्पेसिफाइड कॉलम एंड कॉलम्स। तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट। यूनिक से हम लोग कोई भी रोज की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट कॉलम्स में सेम नहीं होंगी, वो यूनिक ही होंगी। नेक्स्ट है डैश इज यूज टू कंबाइन डाटा एंड इट्स एसोसिएटिव फंक्शन अंडर ए सिंगल यूनिट। तो उसको हम लोग बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ये आपका अभी हम लोगों ने किया भी था कि हम लोग डाटा इनकैप्सुलेशन क्या बोलते हैं, अगर हम लोग डाटा और फंक्शन को एक रैप अप कर दें सिंगल यूनिट में तो उसको हम लोग इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पर भी सेम ही रहेगा। डैश कमांड प्रोवाइड्स अ विंडो थ्रू विच वन कैन सी द डाटा ऑफ अनदर टेबल। तो उस केस में इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्रिएट व्यू आएगा। हम लोग क्रिएट व्यू कमांड से हम लोग एक व्यू देख सकते हैं, एक हम लोग उस टेबल का व्यू देख सकते हैं कि एग्जैक्टली उसमें कौन सा डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एसक्यूएल डेसिमल डाटा टाइप डैश इंडिकेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट। तो हमारे पास यहाँ पर दो टर्म्स होती हैं, एक तो प्रिसिशन टर्म होती है और एक होती है आपकी स्केल। प्रिसिशन बेसिकली क्या है कि भी आपके टोटल प्रिसिशन बेसिकली आपकी क्या होते हैं कि जो डेसिमल है उस डेसिमल की टोटल वैल्यूज कितनी होंगी वो आपके प्रिसिशन डिफाइन करती है। मगर जो स्केल होता है वो आपके डेसिमल की राइट साइड पे कितनी वैल्यूज होंगी वो आपका स्केल डिफाइन करता है। अगर सपोज मैं यहाँ पर 125.2060 ले रहा हूँ तो इसमें जो प्रिसिशन होगी ये होगी आपकी 1 2 3 4 5 6 7। मगर जो स्केल होगा वो आपके राइट हैंड साइड पे आपकी कितनी वैल्यूज हैं 1 2 3 4, तो वो उसका स्केल होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट तो राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट उसको हम लोग बोलते हैं स्केल। एन एप्लीकेशन सिस्टम एनालिस्ट इज कंसर्न अबाउट ऑल द डेटाबेसेस एट द डैश लेवल। तो वो होता है आपका लॉजिकल लेवल, क्योंकि आपके पास जो डाटाबेस होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है। ये होता है आपका व्यू लेवल जो कि आपका यूजर इंटरेक्ट करता है। उसके बाद ये व्यू लेवल आपका एक और लेवल से कनेक्ट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल लेवल। मीन्स जो भी आपने क्वेरीज लगानी है वो आप इसी के थ्रू हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल के थ्रू करते हैं। और नेक्स्ट जो लेवल होता है आपका फिजिकल लेवल होता है। और इस फिजिकल लेवल में हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारा डाटा स्टोरेज हो रहा है उसको हम लोग कैसे स्टोर कराएंगे मेमोरी में, तो वो सारा का सारा आपका यहाँ पर डिफाइन होता है। तो हमें यहाँ पर बताया हुआ है कि भी आपने जो सिस्टम एनालिस्ट है वो कौन से डाटाबेस के लेवल पे ज्यादा कंसर्न होता है, तो वो हमेशा आपका लॉजिकल लेवल पे जिसको हम लोग कॉन्सेप्चुअल लेवल बोल रहे हैं उससे कंसर्न होता है। जो यूजर होता है वो आपका व्यू लेवल पे कंसर्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सॉर्टिंग कंपेयर्स टू एडजॉइनिंग वैल्यूज एंड एक्सचेंज देम इफ दे आर नॉट इन प्रॉपर ऑर्डर। तो पहला आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन में हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम वैल्यू लेकर हम लोग एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हैं। हीप में हम लोग क्या करते हैं, एक मैक्सिमम हीप बनाते हैं और उसको ट्री रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं। जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम लोग रूट पे रिप्लेस करते हैं और इस तरह से हम लोग अपने नेक्स्ट चाइल्ड्स की वैल्यूज को चेंज करते रहते हैं। इंसर्शन में क्या होता है कि भी हम लोग एक सबसे पहले वाली वैल्यू को मिनिमम वैल्यू को प्लेस कर देते हैं और उसके बाद हम लोग उस वैल्यू से कंपेयर कर करके अपनी एलिमेंट को सॉर्ट करते हैं। बबल सॉर्ट में क्या होता है कि भी आपके पास दो एलिमेंट्स होंगे, उन आपस में कंपेयर करोगे और उनको आपस में सॉर्ट करोगे। उसके बाद आप सेकंड और थर्ड को कंपेयर करोगे। मीन्स जो भी आपके एडजेसेंट वैल्यूज हैं या एसेंट एलिमेंट्स हैं उनको आपस में सॉर्ट करने के लिए उसको यूज करते हो। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका आएगा बबल सॉर्ट। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स स्टार्टेड टू यूज असेंबली लैंग्वेज। तो ये आपका सेकेंड लैंग्वेज में आपका असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज करना स्टार्ट हो गया था। पहले पे हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज यूज करते थे, उसके बाद हम लोगों ने असेंबली लेवल लैंग्वेज सेकेंड जनरेशन से स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2D एरे A4 7, -1 to up to 3
requires 2 bytes of storage space for each element if the array is stored in row major form having base address 100, then the address of A6, 2 will be। हमें ये बताना है कि भी इस एड्रेस का इसका जो है वो एड्रेस क्या होगा। आपको पता है कि जो ये इस पॉइंट होता है, ये बेसिकली रो रिप्रेजेंट होती है और ये जो होता है वो आपका कॉलम रिप्रेजेंट होता है। उसी तरह से जो यहाँ पर ये डिफाइन दी हुई है, रेंज दी हुई है, तो ये बेसिकली आपकी रोज को रिप्रेजेंट कर रही है और ये आपकी कॉलम को रिप्रेजेंट कर रही है। टू जो है हमारे पास जो वेट है वो आपको डिफाइन दिया हुआ है और जो बेस एड्रेस है वो आपका 100 दिया हुआ है। यहाँ पर आप जब भी 2D एरे को सिंगल एरे में रिप्रेजेंट करते हो तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, एक तो रो मेजर होता है और एक कॉलम मेजर होता है। रो मेजर और कॉलम मेजर में क्या डिफरेंस है? सपोज आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है। अगर आप इसको सिंगल एरे में रिप्रेजेंट कराओगे और उसमें आप रो मेजर का कराओगे तो रो मेजर मीन्स पहले 1 2 स्टोर्ड होगा, फिर 3 4 होगा, तो ये आपका रो मेजर होता है। अगर आप इसको कॉलम मेजर में कराओगे तो कॉलम में मीन्स आपका 1 3 स्टोर होगा, फिर 2 और 4 स्टोर होगा। तो इस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट कराते हैं। मगर हमें यहाँ पर 6,2 का जो एड्रेस है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एड्रेस आई जे। आई बेसिकली 6 है और जे जो है हमारा 2 है, तो हमें इसका फाइंड आउट करना है। तो इसका फॉर्मूला है बी प्लस वेट सी आई माइनस एल आर प्लस जे माइनस एल सी। तो अब यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज आई हैं। बी बेसिकली बेस होता है, डब्ल्यू मीन्स आपने कितनी बाइट्स मेमोरी में यूज करनी है वो रिप्रेजेंट करता है। सी क्या है कि आपका जो कॉलम है वो आपने काउंट करना है। अब यहाँ पर कॉलम और रो कैसे काउंट करेंगे, मीन्स सी और आर हम लोग कैसे काउंट करेंगे। अगर आपको यहाँ पर रो मेजर रिप्रेजेंटेशन दी है तो उसके लिए आप कॉलम कैलकुलेट करते हो। अगर आपको कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है तो उसके लिए आप आर मीन्स रो कैलकुलेट करोगे। तो इसका जो वैल्यू होती है वो होती है कि आपकी जो कॉलम का लास्ट वैल्यू है, मतलब लास्ट वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 1। उसी तरह से रो के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा रो का जो रेंज होती है उसकी लास्ट वैल्यू माइनस स्टार्टिंग वैल्यू प्लस 1। तो हमें यहाँ पर रो मेजर दिया हुआ है तो हमें सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारे पास रेंज दी हुई है, रोज की दी हुई है और कॉलम्स की दी हुई है। तो यहाँ पर कॉलम की जो रेंज दी हुई है -1 जो है वो स्टार्टिंग है, एंडिंग वैल्यू है वो 3 है। तो यहाँ पर आपका आएगा 3 माइनस स्टार्टिंग है आपका -1 प्लस 1। तो जब आप इसे इवैल्यूएट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 5। तो हमारे पास सी आपका आ गया 5, बेस हमारा 100, वेट 2, सी आ गया आपका 5। अगर हम लोग यहाँ पर कॉलम मेजर के थ्रू कैलकुलेट करें तो यहाँ पर जो लास्ट वैल्यू आएगी 7 आएगी, स्टार्टिंग वैल्यू 4 आएगी प्लस 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 4। अगर आपको रो मेजर में अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है, मगर हमें सॉरी कॉलम रिप्रेजेंटेशन में अगर रिप्रेजेंटेशन करनी है तो उस स्टेज में आप आर कैलकुलेट करते हो, मगर हमें यहाँ रो मेजर में दिया हुआ तो हमें यहाँ पर सी कैलकुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद आई हमें क्या कैलकुलेट करना है 6, क्योंकि हमें इसका एड्रेस कैलकुलेट करना है 6,2 का। तो यहाँ पर आई जो है वो 6 है, जे 2 है, तो यहाँ आ जाएगा 6 माइनस ये आपका क्या आएगा कि आपकी जो रो की जो स्टार्टिंग रेंज है उसको हम लोग एल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो -4 प्लस जे है आपका 2 माइनस जो कॉलम की जो लोअर रेंज है जो कि आपका -1, वो हम लोग यहाँ पर ऐड करेंगे। जब इसको आप इवेल्युएट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 2 प्लस 3, तो ये आपका आएगा 25। तो यहाँ पर आएगा माइनस, तो माइनस माइनस प्लस 3 और ये हो जाएगा आपका 2। ओके, ये जो है फॉर्मूला वो यहाँ पर क्लोज है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 2
10 + 3, ये हो जाएगा आपका 100 + 2 13, तो ये हो जाएगा 100 + 26 126, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 126। तो ये था आपका रो मेजर अगर रिप्रेजेंटेशन दी हुई है। अगर आपको कॉलम रिप्रेजेंटेशन दी हुई होगी तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, जिसमें आपका आएगा एड्रेस ऑफ i, j, b + w, यहां पर आपका आएगा r, j - lc + i lr। मीन्स यहां पर क्या होगा कि हमें कॉलम मेजर में यहाँ पर c की जगह हमें r कैलकुलेट करना है, और यहाँ पर इन वैल्यू की आपस में वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी। यहाँ पर j पहले आ जाएगा, i बाद में आ जाएगा। तो ये वाला फॉर्मूला अगर बनेगा अगर आपको कॉलम मेजर रिप्रेजेंटेशन दी हुई होगी तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एग्जांपल ऑफ फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम। जो आपका कीबोर्ड एंड मॉनिटर होता है वो आपका सिंप्लेक्स सिस्टम होते हैं। जो वॉकी टॉकी होता है वो हाफ ड्यूप्लेक्स होता है। जो टेलीफोन होता है वो फुल ड्यूप्लेक्स होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि हमें फुल ड्यूप्लेक्स सिस्टम बताना है, तो वो आपका टेलीफोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सप्लिसिट कन्वर्जन ऑफ एन ऑपरेंड टू ए स्पेसिफिक टाइप इज कॉल्ड। तो उसको बोलता है हमें टाटा, तो वो होता है आपका टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग आपकी इम्प्लिसिट भी होती है और एक्सप्लिसिट भी होती है, कि हम लोगों को अगर किसी भी ऑपरेटर को किसी और डाटा टाइप में चेंज करना है तो उसको हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। कि अगर मुझे किसी इंट को फ्लोट में करना है तो मैं यहाँ पर उसका जिसमें आपने उसको चेंज करना है वो डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। तो मुझे अगर x को फ्लोट में चेंज करना है तो मैं यहाँ पर उसका डाटा टाइप करूंगा जिसमें चेंज करना है, और उसका यहाँ पर वेरिएबल नेम या एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एक्सप्रेशन आर वैलिड फॉर एन इफ स्टेटमेंट। अब जब भी हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं तो हम लोग यहाँ पर कंडीशन स्पेसिफाई करते हैं, कंडीशन, और इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, और यहाँ एल्स में हम लोग फॉल्स स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं। तो इंटीजर में आपकी प्लस जो वैल्यूज होती हैं विदाउट एनी डेसिमल, वो सारी की सारी आपकी इंटीजर वैल्यू होती है, प्लस और माइनस। रियल में आपका क्या होता है कि भी विद डेसिमल वैल्यूज जो होती हैं वो रियल वैल्यूज होती हैं, और कई सारी वैल्यूज हो सकती हैं। मगर जो बुलियन होता है उसमें आपकी सिर्फ दो ही वैल्यू होती है, एक ट्रू होता है और एक फॉल्स होता है। तो यहाँ पर हम लोग इफ स्टेटमेंट में भी कंडीशन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ट्रू में और फॉल्स में। तो करेक्ट आंसर आपका आएगा बुलियन। नेक्स्ट आर द मेंबर्स ऑफ ए स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग ऑपरेटर। हम लोग जब भी स्ट्रक्चर में किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो उसमें हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज करते हैं, तो उसमें हम लोग डॉट ऑपरेटर से उसको एक्सेस करते हैं। मींस जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उस स्ट्रक्चर का, उस ऑब्जेक्ट को डॉट और देन उसके बाद जिस वेरिएबल को आपने एक्सेस करना है उसका नेम, तो डॉट ऑपरेटर। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।